साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 2 का ये आखिरी सीरीज़ है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको पूरे एनसीईआरटी का रिवीजन करवाया जाए। तो हम जानते हैं कि चोल काल जो है वो मूर्ति निर्माण कला के लिए प्रख्यात था, जिसमें संगीत, नर्तक, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान ही नहीं बल्कि वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र थे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर पर आपने जो है ये पिछला देखा होगा। आर्ट एंड कल्चर पे आप जानते हैं कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगेचकोंडचोलपुरम, ये बंगाल के साइड में एरिया है। ठीक है, वहीं सिटी बसाया गया था गंगेचोलगंगम के नाम से। तो स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार है। चोल मंदिर के अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियां जो हैं वो केंद्र बनती चली गई, तो इसलिए जो है इसका स्थानीय स्वशासन भी अच्छा माना गया। नौसेना, शिल्पकला और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों इसका जबरदस्त था। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिरों, शासकों और अन्य द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। तो याद रखना है कि जो राजा के लिए काम करते थे उनमें पुरोहित होते थे, मलाकार होते थे, बावर्ची होते थे, मेहतर अर्थात मनसबदार होते थे। ठीक है, चलिए ये देखिए गंगेकोंडचोलपुरम का मंदिर है, कितना शानदार बना हुआ है। ठीक है, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई हैं उस पर गौर करें और बाहरी दीवारों को सजाने में पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उनको भी देखिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर। संगीतकार, नर्तक, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिरों में आकूत धन संपत्ति होती थी। लोग का विश्वास था कि यहाँ से चोरी नहीं होती है, तो आर्थिक स्थिति में मजबूत। दूसरा क्या था कि समाज के सभी वर्ण वहाँ आते थे, तो सामाजिक स्थिति मजबूत। तीसरा क्या था कि सांस्कृतिक पूजा, पर्व, त्योहार ये सब होता था, तो ये सांस्कृतिक स्थिति मजबूत। ठीक है, तो जीवन केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट जो है ये कांस्य प्रतिमा है। कांस्य प्रतिमा का जो उत्कृष्ट नमूना आपको मिलेगा ये चोलकालीन प्रतिमा में मिलेगा। ठीक है, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों की भी बनाई गई थी। तो ये पूछा जाएगा कि चोलकालीन प्रतिमाओं में सभी प्रतिमाएं देवी देवताओं की बनी हुई प्रतिमाएं थी। ठीक, कुछ सामान्य जन की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो ये क्या हो जाएगा कि सभी अगर सेंटेंस कहीं भी देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृषि और सिंचाई पद्धति, तो हर तरफ से सर्वांगीण विकास हुआ था। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को गौर से देखने बोल रहा है, तो मानचित्र 2 को देख सकते हैं। यही देखिए, यही जो है ये आपको स्थिति दिखाएगी। ठीक है, चोल और उसके पड़ोसी राज्य में उदय और तंजावुर तक का तो सब दिखाएगा शहर। तो बोल रहा है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली पहले छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती थी। तो जानते हैं कि इस रीजन में जो भी नदियाँ बहेंगी ये कावेरी हो जाए। ठीक है, तो छोटी छोटी कई ब्रांचेज में ये बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, ये बार बार पानी उछलती हैं जिनके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ था और शाखाओं का पानी जो है कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। आर्द्रता मतलब जल, भरपेट जल मिलना चाहिए चावल को, वो कावेरी डेल्टा के आसपास का एरिया में मिल जाता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती हुई। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चोल काल से ही तमिलनाडु में कृषि विकसित हुई, तो ऐसा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसे एक सेंटेंस देगा, निम्नलिखित कथनों, चोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के सत्य की प्रामाणिकता की जांच करें। तो तमिल क्षेत्र में इससे पूर्व ही कृषि का विकास हो चुका था, सही है। अब देगा कि चोल काल आते आते 5वीं 6वीं शताब्दी आते आते कृषि का जो है बड़े पैमाने पर विस्तार शुरू हो गया था, यह भी सही बात है।
जंगलों को साफ करना और दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। तो ये सभी क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने का जो सिस्टम है ये चोल काला का देन है। पानी को खेतों तक ले जाना, नहरों का निर्माण, ये सभी उसी समय का देन है। ये देखिए 4 नंबर में कांस्य प्रतिमा को दिखाया गया है, कितनी सावधानी से उसको अलंकृत किया गया है। और कांस्य में उस समय ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना, नमूने का इस्तेमाल करना, तो ये आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी रही होगी। ये बताता है कि उस समय क्या क्या उत्कृष्ट साइंस रहा होगा। ठीक है। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में एक जलद्वार हौद से नदियों की शाखाओं में पानी प्रवाह करने के लिए जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस खेत को सींचे जाते थे। ये बीच में देखिए यही नियंत्रण बॉडी है। जलद्वार द्वारा पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करती थी, नदियों और नहरों से दर प्रवाह को संचालित करता था। ठीक है, देखिए यही कंट्रोलर था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से किया जाता था। आर्टिफिशियल सिंचाई इरिगेशन सिस्टम भी था। ठीक है, अब आगे देगा सिंचाइयों के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाके में कुएं खोदे गए, कुछ जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाने के लिए विशाल सरोवर बनाया गया। अभी भी साउथ इंडिया आप जाइएगा तो ये यहाँ का जो सिस्टम है, पानी को बर्बाद नहीं किया जाता है। छत पर जो है लगाकर बड़े बड़े टैंकरों में पानी को भर लिया जाता है। ठीक है, स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है। जैसे जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना तथा इन कामों की देखरेख करना, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। पानी तो सभी को चाहिए था, तो उस समय भी शासक के साथ साथ जो है जनता ने भी सक्रिय अपनी दृष्टि दिखाई थी, इसके ऊपर सक्रिय दिलचस्पी दिखाई थी। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन क्या था, क्या स्थिति थी। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था। ये पूछा जाएगा कि 5वीं-6वीं शताब्दी में जिस समय चोल भारत में एक्टिव था, उस समय किसानों की बस्ती को क्या कहा जाता था, उड़। सिंचाई खेती के लिए बहुत समृद्ध था, बस्तियां अक्सर समृद्ध होती थी। इस तरह के गांवों को नाडू कहा जाता था। और जब याद रखना है कि कई छोटे छोटे गांव मिल गए थे तो क्या बन गए थे, नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय इकाई का कार्य करते थे। इसलिए पूछा जाता है कि स्थानीय प्रशासन किसका बेस्ट था, तो वो चोल का बेस्ट था। या स्टार्ट किसने किया था, तो ये पूछा जाएगा कि चोलकालीन स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथनों की जांच करें। तो किसानों की बस्तियां उड़ कहलाती थी, तो ये सही हो जाएगा। ये सिंचाई से समृद्ध होते थे, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह गांव के और फिर इन उड़ों से मिलकर ही नाडू का निर्माण हुआ था, ये भी सही है। नाडू ग्राम परिषद और नाडू को न्याय करने और केवल न्याय करने का अधिकार था, प्रशासकीय कार्य नहीं था। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। न्याय करने के साथ साथ प्रशासकीय कार्य दोनों की शक्ति किसके पास थी, ग्राम परिषद या नाडू के पास। कहीं ग्राम परिषद जाना जाता था, कहीं नाडू। अब देखिए वेल्लाल जाति का जिक्र आता है, तो वेल्लाल का अर्थ ही किसान होता है। तो वेल्लाल जाति धनी किसानों को कहा जाता था। किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। यानी बहुत जो गांवों का समूह था उसको नाडू कहा जाता था। और नाडू में जितना भी चोल का जो केंद्रीय प्रशासन था वो देखरेख जो करता था, उसका अच्छा खासा नाडू पर प्रभाव था। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेदवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने के कारण वेलन या किसान या अरैयर प्रधान जैसी उपाधियां दी थी। ये पूछा जाएगा कि कृषिगत क्षेत्र में अपनी राजा को अपनी सेवा देने के लिए विशिष्ट किसान को किन किन उपाधियों से सम्मानित किया जाता था, तो मुदवेलन, अरैयर जैसी उपाधियां दी जाती थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे। बाद में इतना प्रभाव बढ़ गया था कि इन्हें राजकीय पद भी दिया जाने लगा था। भूमि का प्रकार देख लीजिए, पूछा जाएगा चोलकालीन प्रशासन की भूमि विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला था वेल्लन वेगई, ये तो जानते ही हैं, गैर ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, या किसानों को एक तरह से कह सकते हैं भूमि थी। ब्रह्मदेव, ये तो ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी जाती थी। सालाभोग किसी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था। देवदान जो है ये मंदिर को उपहार स्वरूप दी जाती थी ताकि वहाँ के आसपास का क्षेत्र का मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, पल्ली चंदम जो है ये जैन स्थानों को दिया गया था। तो देवदान और तिरुनमटुकन्नी, ये तिरुनमटुकन्नी, ये जो सब थे ये मंदिर को दिए जाते थे।
कि पूछा जाएगा कि पल्ली चंदम और देवदान में क्या अंतर थे। देवदान में जो था ये केवल हिंदू मंदिरों को देने की बात की गई थी, पल्ली चंदम जो है ये जैन मंदिरों की थी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी नदी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में भी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। इसलिए साउथ इंडिया में ब्राह्मणों का अस्तित्व चोल काल से ही माना जाता था। तो पूछा जाएगा कि चोल काल में ब्राह्मणों की बस्तियों के अस्तित्व के कारणों की जांच करें, तो इसमें सबसे पहले देखा ब्राह्मण समय समय पर उन्हें ब्रह्मदेव प्राप्त होता था। कावेरी नदी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में उपजाऊ भूमि के होने के कारण यहाँ इनकी घनी बस्तियाँ थी। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख के लिए प्रमुख ब्राह्मण स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। ये याद रखना है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जितने भी भूस्वामी थे जो ब्रह्मदेव दिया जाता था जो ब्राह्मणों को, ऐसा नहीं कि आपको दिया गया तो आप अपना खाकर निश्चिंत हो जाइए, बल्कि ये क्या था कि ब्राह्मणों की एक सभा इसको संचालित करती थी। ये सारा जितना भी निर्णय दिया गया है शिलालेख में छपा रहता था और उसी के बेस पर आपको काम करना होता था। ठीक है, वे दर्ज कराए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों का संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करता था। ये अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नगरम क्या था, तो ज्ञात व्यापारियों का ऐसा संघ जो प्रशासकीय कार्य भी संपादन करने की क्षमता है, शहरों में प्रशासकीय कार्य की देखरेख करता था, तो क्या कहलाते थे, नगरम। तो नगरम कोई एक जगह नहीं था बल्कि एक क्या था, इंस्टीट्यूशन था। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त, ये याद रखना है, चोल का उत्तर मेरूर शिलालेख बड़ा फेमस है। ठीक है, ये कहाँ मिला है, तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में। इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, और यही बताता है उत्तर मेरूर शिलालेख कि ये ब्रह्मदेव का हिस्सा किस प्रकार बढ़ता था, किस प्रकार उसका जो है रूल रेगुलेशन बना हुआ था। ठीक है, ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। यहाँ याद रखिएगा, समितियों का प्रचलन बहुत था। हर प्रकार की इकाई देखने के लिए एक बॉडी होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो योग्य होते थे उनके नाम पर ताम्रपत्र के छोटे छोटे टिकट लिखे जाते थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था, यानी लकी ड्रॉ सिस्टम था, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरी अवहेलना करके उसे अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, ताकि किसी के मन में असंतोष न हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यानी इतना एक बार फिर से देख लीजिए कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो सिंचाई से लेकर कामकाज, मंदिर, बाग बगीचा, जो भी देख रेख होता था, तो इसके लिए ब्राह्मण की एक समिति बनी होती थी। इसका सदस्यता जो भी लेता था उनके नाम जो होता था, एक तालपत्र का छोटा छोटा जो है टुकड़ा बनाकर लिखा जाता था और उसको मिट्टी के बर्तन में रख कर कैसे घुमा दिया जाता था। फिर कोई छोटा लड़का उसको निकाल करके बताता था। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभिलेख और लिखित सामग्री पर आइए। तो उत्तर मेरूर शिलालेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता हो। ये सही बात है, बिना भू राजस्व वसूले के लिए इसकी सदस्यता संभव नहीं है। देखिए यही पत्र में लिखा था, उनके पास अपना घर होना चाहिए, भी सही बात है। उम्र जो है 35 से 70 के बीच, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सीधे तौर पर यहाँ से दे सकता है। उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। देखिए कितना सुंदर नियम बना हुआ था। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा कि हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अधिकारांतरण का सिद्धांत, उसको बढ़ावा मिलेगा। जिसने अपने आप या अपने से संबंधित संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये चीज़ सही बात है। अगर आपने पूरा डिटेल नहीं दिया है तो आपको चुनाव लड़ने का लिए नहीं दिया जाता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल होगा कि साधारण मतों में औरतों को इन राज्यों में कैसा स्थान था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति एगो है क्या, इसका नाम है पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम का एक उदाहरण बताता है
कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में आटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। वाह। यानी अडनूर सरहदों की फूस पुरानी छाजनों पर छोटी छोटी झोपड़ियों में जो आटा पुलाया एक प्रकार का समूह जो रहता था उनको ब्राह्मण और वेल्लाल दोनों अपने समकक्ष नहीं मानते थे। लोगों का एक ऐसा छोटा सा पूर्वा जिसमें ओछे किस्म के पेशे के लोग खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों और आहतों में छोटे छोटे मुर्गियों के झुंड में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो कि काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, ये छोटे छोटे पिल्लों को उठाए चल रहे थे। मारूदों अभी जो अछूत का है सारा लक्षण यहाँ दिखाया गया। मारूदों पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर में सुला दिया। और आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन के बने छोटे छोटे गड्ढों में छोटे छोटे सिरों वाली कुत्तियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैयार यानी पुलैया का बहुवचन को तीन के काम पर जाने के लिए हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान फूटती हुई लहरदार बालियों वाली पुलैया स्त्रियों के गाने की आवाज़ को रोकना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो ये पूछा जाएगा कि क्या अछूत की अवधारणा चोल काल में थी, तो बिल्कुल थी। तो वो व्यापक रूप से हो न हो, लेकिन कम से कम ये तो तय था कि उस समय के ब्राह्मण जो थे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, चलिए। क्या इस पूर्व में कुछ और तरह के ब्राह्मण थे, गतिविधि का वर्णन करना है। ठीक है, आगे चलिए। अब तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक चला। ये पूछा जाएगा कि चाइना में 7वीं से 10वीं शताब्दी में कौन सा वंश था। TRE 4.0 में हो सकता है आए, जिसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई सभी आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। तो ये कमीशन का एग्जाम एक तरह से सूची होता था। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 7वीं से 10वीं शताब्दी में यह था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन के लिए यह व्यवस्था कुछ बदलावों के लिए 1911 तक कायम रही। अभी भी भारत जो है इस मॉडल को फॉलो करते हैं। दुनिया ने इस मॉडल को लिया है चाइना से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था मायने रखती है। तो अभी तो सारा जो है उच्च पद पर आप जहाँ भी जाइएगा कंपटीशन है। यदि आप एक सभा में चुनाव में मौजूद हैं तो जो कुछ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसका वर्णन करिए। तो वही सिस्टम है कि पत्र पर एक लिखवा जाता था छोटा छोटा और उसके मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था और बच्चे से उसको चुनाव करवाया जाता था, जो कि बताता है कि निष्पक्ष है। भले उस काउंसिल के जितने मेंबर थे वही वोटिंग करते थे या उन्हीं की को में से को खड़ा होने का अधिकार था। जुड़ा होना पूछ रहा है। प्रतिहार शासकों ने कहाँ शासन किया, राष्ट्रकूट ने कहाँ किया। ठीक है, पाल ने कहाँ किया, तो पाल जो है बंगाल में थे। ठीक है, प्रतिहार चोल ने तमिलनाडु में शासन किया था और गुर्जर प्रतिहार का जो था गुजरात राजस्थान में था और राष्ट्रकूटों ने पश्चिमी दक्कन के क्षेत्र में किया था। तो ठीक है, एक बार फिर से हम मिला भी देते हैं। ठीक है, चोल का तमिलनाडु, पाल का बंगाल, राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार का गुजरात राजस्थान, राष्ट्रकूट का पश्चिमी दक्कन प्रदेश। यही इसका क्या हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चोल साम्राज्य में सभा और समिति बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, तो जानते हैं कि सभा समिति बनने के लिए जो है उसमें क्या था कि 35 से 70 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अब आपको जो है टोटल सही ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो है उत्तर मेरूर शिलालेख में जो दिया हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक मामला का अच्छा जानकारी होना चाहिए तो ही आप जो है बन सकते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और फिक्स है कि इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। NCERT लाइन बाय लाइन अगर कोई पढ़ के जाएगा 40 आउट ऑफ 40 लाएगा, फिक्स है वो। इसलिए पढ़िए ध्यान से, मन लगा के, और हम आते रहेंगे इसी तरह वीडियो के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।